जय हिंद, जय भारत साथियों। हम जैसा कि भारतीय संविधान पर काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं और अब हम धीरे-धीरे संविधान सभा की ओर चल पड़े हैं। संविधान सभा के क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम संविधान सभा के बारे में कि किस व्यक्ति को क्या पद दिया गया था। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। सर BN राव, BN मतलब बेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, परंतु संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब थोड़ा सर BN राव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्नों का प्रचलन बदला है। प्रश्न पहले की तरह नहीं रहे। अब आपसे पूछ लेता है कि सर BN राव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, तो आपसे पहला कथन दे देगा या पूछ लेगा कि विचार कीजिए, या फिर आपसे बोल देगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। सर BN राव के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला आपको दे देगा ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरा कथन दे देगा इन्होंने अवैतनिक रूप से संविधान सभा के लिए कार्य किया था। तीसरा दे देगा इन्होंने भारत तथा बर्मा यानी कि म्यांमार के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। चौथा दे देगा ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। अब याद रखना कि ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस तरह से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में, उसी लिहाज से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। आप नोट बनाते चलिएगा। सर BN राव ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था और उन्होंने बर्मा यानी कि म्यांमार के संविधान का भी प्रारूप तैयार किया था। सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने अवैतनिक रूप से संविधान सभा में कार्य किया था। अवैतनिक का मतलब होता है बिना वेतन के। सर BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। सर BN राव, BN मतलब बेनेगल नरसिंह राव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई है तो ध्यान रखना, भारत से अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 4 व्यक्ति न्यायाधीश हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अच्छा, सर BN राव के भाई थे सिब्बा रॉय या सिब्बा राम, वो संविधान सभा के सदस्य थे। क्लियर है? आगे अब हम बात करें नियम सम्मति के बारे में। नियम सम्मति यानी कि संविधान सभा को की जो क्रियाविधि है उसको ठीक तरह संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे हम नियम समिति कहते हैं। तो नियम समिति में कुल 16 सदस्य थे। कई बार आप लोग परीक्षाओं में या किताबों में ये फैक्ट गलत दिया है कि संविधान सभा की जो पहली गठित समिति थी वो नियम समिति थी। ये बात तो सही है, परंतु नियम समिति में के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बात सही है। नियम समिति में कुल 16 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। दुर्गाबाई देशमुख नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। आगे 11 दिसंबर 1946 ध्यान रखना, संविधान सभा की ये तीसरी बैठक है। किताबों में या कई बार आपको अध्यापकों ने ये दूसरी बैठक पढ़ा दी होगी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात पूरी तरह गलत है। संविधान सभा की दूसरी बैठक, जो इसका सही उत्तर है, वो हुई थी आपकी संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को, क्योंकि पहली कब हुई? 9 दिसंबर को। क्लियर है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति मनोनीत हुए। संविधान सभा के सभापति या कहिए संविधान सभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष का पद हम बाद में आएगा, इसलिए यहाँ सभापति का प्रयोग किया गया। यानी कि अस्थायी सभापति जो थे वयोवृद्ध होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, और 10 दिसंबर की बैठक में सभापति के चुनाव संबंधी नियम बनाए गए थे, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मनोनयन हुआ था। देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संविधान सभा के सभापति के रूप में मनोनयन किया जा रहा है तो दो आवेदन आते हैं, और वो आवेदन में एक प्रस्ताव थे आचार्य JV कृपलानी। आचार्य JV कृपलानी जो कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता भी थे, इनका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दूसरे प्रस्तावक थे
हरे कृष्ण मेहताब और इनका समर्थक नंद किशोर दास ने भी किया था। श्री प्रकाश और सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भी इसके लिए आवेदन किया था। आवेदन का मतलब था एक नाम सुझाया था, लेकिन उनके कोई प्रस्तावक नहीं थे, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं। हालांकि ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना बाकी के फैक्ट हैं। अब हम आजकल आपने देखा होगा कि प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य हैं कौन नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से प्रथम बैठक में 42 सदस्य थे, उसका हम आगे जिक्र कर चुके हैं। और बाकी का आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नियम आने वाले समय में ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि आपसे नियम समिति में बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति सदस्य नहीं थे। तो इसलिए हम जो 15 सदस्य थे, अध्यक्ष तो हमको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन बाकी के सदस्य थे उनके नामों के बारे में जान लेते हैं। नियम समिति जगजीवन राव, शरत चंद्र बोस, F.R. एंथोनी, ये फ्रैंकलिन एंथोनी हैं जो उपसभापति भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बख्शी सर टेक्शन, रफी अहमद किदवई, श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख जो एकमात्र महिला सदस्य थी इसमें, एन गोपाल स्वामी अय्यर, जोसेफ अलवन डी सोजा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गोपीनाथ वारदोलोई, पट्टाभी सीतारमैया, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, हरनाम सिंह और मेहर चंद्र खन्ना, ये संविधान सभा में 15 सदस्य थे। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि 13 दिसंबर 1946। अब बैठक को कितने दिन हो गए? बैठक 9 तारीख को हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को हुई, अब 13 को हो रही है। यानी कि ये संविधान सभा की 5वीं बैठक है, और अक्सर हम इसे 30वीं बैठक पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है। संविधान सभा का बैठक चलते हुए 5वां दिन है। 13 दिसंबर 1946 आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और एक प्रस्ताव पढ़ते हैं। पहले तो अनुमति लेते हैं जो संविधान सभा के सभापति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, फिर एक प्रस्ताव पढ़ते हैं, और वो एक लंबा चौड़ा प्रस्ताव है, मतलब काफी ज्यादा शब्द हैं उसमें, उतना नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने वो सब नहीं लिखा है। और उसमें जो मूल ये था कि जो हम इमारत खड़ी करेंगे भारतीय संविधान की, वो कैसी रहेगी उसके बारे में ये बता रहे होते हैं। ठीक है, और उसे ही हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन संविधान सभा में M.R. जैकर, मुकुंद रॉय जैकर और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। M.R. जैकर जो कि मुंबई से संविधान सभा के सदस्य थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस समय बंगाल से मुस्लिम लीग की सीट पर सदस्य हैं। M.R. जैकर साहब जो कि हिंदू महासभा, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में आप सब जानते ही हैं। दोनों ने ही इस नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध करने का मतलब था कि नेहरू जी या बाकी के संविधान सभा के सदस्य चाह रहे थे कि उद्देश्य प्रस्ताव आज ही पास हो जाए 13 दिसंबर को, और संविधान सभा के बारे में आगे की कार्यवाही चले। परंतु B.R. अम्बेडकर और M.R. जैकर साहब, इन्होंने कहा कि अगर हम संविधान सभा का उद्देश्य यानी कि संविधान हमारा कैसा बनेगा, इस बारे में आज ही वोट करके आज ही निर्णय ले लेंगे, तो बताइए अभी तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग ही शामिल नहीं हुई है, देसी राजा महाराजाओं के भी कुछ सदस्य नहीं आए हैं। तो इस तरह से हम एक ऐसी मतलब व्यवस्था बना लेंगे जिसमें बाकी के लोगों के मतलब बाकी के लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो ये गलत है। पहले सबको आने दो, विचार विमर्श करेंगे, तब संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को लाएंगे। यहाँ M.R. जैकर और B.R. अम्बेडकर के बारे में बड़ी ही एक रोचक बात है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि M.R. जैकर साहब जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुस्लिम लीग से संविधान सभा के सदस्य हैं। जब मुस्लिम लीग से संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, भारत विभाजन होता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सीट वहां पाकिस्तान का हिस्सा हो जाती है। जैसुर कुलना वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा होगी, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में है।
इसके बाद में इधर सर वी.एन. राव कई देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। वहाँ वहाँ के संविधान विशेषज्ञों से मिल रहे हैं, वहाँ के संविधानों को पढ़ रहे हैं। उनकी मुलाकात ब्रिटेन में एक संविधान के ज्ञाता से हो जाती है। वो उनसे पूछते हैं कि बताइए, हमें भारत का संविधान बनाना है, हमें भारत का संविधान बनाना है, आप अपने सुझाव दें। वो महान व्यक्ति कहते हैं कि आप संविधान बनाने की बात कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व आपके पास है और हमसे पूछ रहे हैं। तो वो तुरंत आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बताते हैं कि भाई, हमसे कहा है कि पूरे विश्व में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसा कोई संविधान ज्ञाता नहीं है, अतः इन्हें संविधान सभा का दोबारा सदस्य बनाया जाए। और वो दोबारा सदस्य बनाने के लिए मुंबई की जो सीट खाली की जाती है वो एम.आर. जयकर साहब की होती है। बाकी का भी डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे, अभी तो एक बताया है। देखिएगा, नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा, वो 26 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। वर्तमान में जो संविधान है हमारा, इसकी जो प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर है। क्योंकि इसी पर आधारित है, इसलिए उद्देश्य तो था ही, तो प्रस्तावना को भी हम उद्देश्य का कह देते हैं। यानी वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। अच्छा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया था। पिंगली वेंकैया जी ने हमारे तिरंगे का निर्धारण या उसका डिजाइन तैयार किया था और स्वीकार, जिसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को कर लिया। आपको पता है हम 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाते हैं, क्यों बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य थे पंडित गोविंद मालवीय, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि जब हम 22 जुलाई को संविधान सभा झंडे के रूप में तिरंगे को अपना रही है, तो क्यों ना 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाए। ये प्रस्ताव किसका था? पंडित गोविंद मालवीय जी का। अच्छा, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे, एक H.C. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। देखिए, यहाँ कुमार का के हम पढ़ते हैं, लेकिन ये कुमार ऐसे लिखा हुआ है, CUMAR, कुमार, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। जब ये उपाध्यक्ष होते थे, अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, और B.T. कृष्णमाचारी जब उपाध्यक्ष होते थे तो देशी भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। ये बात आपको बताइए, अंग्रेज भारत और देशी भारत क्या थे। ठीक है जी, 2 उपाध्यक्ष इसलिए संविधान सभा में थे। आगे देखते हैं। देखो, अभी हाल ही में 3 अगस्त निकल के गया और कई लोगों ने, मैं देखा सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। ये बात गलत है भाई। 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कानून मंत्री बनाया गया था, ये याद रखना। अब बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो संविधान सभा थी उसमें बहुत सारे सदस्य थे। उसमें जयपाल सिंह, ऐसे प्रश्न एक आध बार पूछ लिए जाते हैं, इंपोर्टेंट है, तो याद रखिए। जयपाल सिंह संविधान सभा के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो हॉकी खेलते थे। बेगम अयाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र महिला थी जो कि मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीतकर आई थी। क्योंकि संविधान सभा महिलाओं के लिए आरक्षण था नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग से कोई महिला सदस्य संविधान सभा में आ रही है। कुल 15 महिलाएं, उसमें भी एक मुस्लिम लीग से। एनी वसेकर, ये त्रावणकोर रियासत से मनोनयन होकर के आई थी। यानी कि आप देखिए कि 15 महिलाएं हैं, उसमें मुस्लिम लीग की भी है और जो मनोनयन होना था उसमें भी शामिल है। एनी वसेकर संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी जिनका मनोनयन हुआ था। और मनोनयन कहाँ से हुआ था? जो देशी रियासत थी त्रावणकोर, केरल की। अच्छा, अनुसूचित जाति की भी क्या कोई महिलाएं थी? उन 15 में थी। दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा में एकमात्र महिला थी जो अनुसूचित जाति से थी। अब प्रश्न ये भी पूछने जाने लगे हैं कि बताइए, आपसे पूछ लेगा कि नियम समिति में बताइए इनमें से कौन कांग्रेसी नहीं था। आपसे पूछेगा बताइए प्रारूप समिति में निम्न में से कौन कांग्रेसी था या नहीं था। तो याद रखना कि संविधान सभा में कांग्रेस को कुल 208 सदस्य प्राप्त हुए थे और 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए थे, परंतु कई ऐसे सदस्य थे
जो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस से चुनाव जीतकर वो संविधान सभा में आए। ठीक है? क्योंकि अच्छे लोगों को लाना था, तो कांग्रेस एक ऐसा अम्ब्रेला उस समय बन चुकी थी कि कोई भी आए चुनाव जीतेगा। संविधान सभा से में कांग्रेस से चुनाव जीतकर आने वाले सदस्यों की संख्या 208 थी, जिसमें 25 से अधिक ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, परंतु कांग्रेस की सीट से चुनाव जीतकर आए। कौन-कौन थे उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए, कुछ लोग 11 बता देते हैं, लेकिन याद रखना संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए थे और जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 की, उसे हम 12वें सत्र के रूप में गिनते हैं। आइए, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। इनके नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक बने रहिए साथ अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।